पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन में रीवा पन्ना का पठार। अब ऐसे मान लो कोई नया व्यक्ति है तो आप समझ लीजिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। और मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन तात्पर्य क्या है, कहाँ पर ऊंचा, कहाँ पर नीचा, कहाँ पर कैसी मिट्टी, कहाँ कैसा पर्वत। जैसे ये पूरा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश को हमने 7 भौतिक क्षेत्र, बात नहीं करो सीधे बैठ जाओ रे। मध्य प्रदेश को हमने कुल 7 भौतिक क्षेत्रों में बांटा है, जिनमें सबसे पहला जो हमारा है ऊपर से मध्य भारत का पठार, उसके पास में बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, ये हमारी नर्मदा सोन घाटी 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे बघेलखंड का और 7वें नंबर पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सभी को समझ में आ रहा है? हमने ये पढ़ लिया है मध्य भारत का पठार, हमने ये पढ़ लिया बुंदेलखंड का पठार, अब उससे लगा हुआ है क्या, रीवा पन्ना का पठार। ये इलाका रीवा पन्ना का पठार है। इस टुकड़े के बारे में पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे मालवा। तो सब देखिए, तो हम रीवा पन्ना के पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ये हमारा बुंदेलखंड हो गया था, तत्पश्चात ऐतिहासिकता, रीवा पन्ना का पठार। अब रीवा पन्ना का पठार आप लोग देख पा रहे हैं, ये टुकड़ा जो है रीवा पन्ना का पठार है। तो सबसे पहली तो भाई ये किन किन जिलों में पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ की मिट्टी, नदी, यहाँ की वर्षा, यहाँ के वन, हम सब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो इसके उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर जो है क्या है, नर्मदा सोन घाटी, क्या है, ये पूरी नर्मदा सोन घाटी है। इसके दक्षिण में कह दूं तो मैं, ठीक है, या नर्मदा सोन घाटी, या इस तरफ और लगा तो कह सकते हैं क्या, बुंदेलखंड का पठार, हम बघेलखंड का पठार सॉरी। उत्तर पश्चिम में लगा है बुंदेलखंड का पठार, और यदि पश्चिम में कहूं तो क्या लगा है, मालवा। पश्चिम में क्या है, अब ये तो सभी जानते हैं ना ऐसे कि दिशा ऊपर कौन सी थी, उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में बुंदेलखंड, पश्चिम में मालवा, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। तो भाई ये जो रीवा पन्ना का पठार, अब नाम से समझ में आ ही रहा है, इसमें कम से कम 2 प्रदेश आ रहे हैं, 2 जिले आ रहे हैं, एक रीवा और एक पन्ना। भाई अकेले 2 जिले नहीं आ रहे हैं, मतलब इसके नाम से हमें ये तो कंफर्म हो ही गया कि 2 जिले तो कम से कम होंगे ही होंगे, रीवा और पन्ना। अब देखो आप, बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में, बुंदेलखंड पठार के, बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, बघेलखंड पठार के उत्तर में। ये बघेलखंड का पठार कहाँ आएगा, तो आप देखेंगे ये हमारा पूरा बघेलखंड का पठार है, तो इसके उत्तर पूर्व में रीवा पन्ना का पठार विस्तारित है, फैला हुआ है। मानचित्र पर इसकी स्थिति अक्षांतर ये है, ये जो हमें याद नहीं करनी है, ठीक है, अकेला एमपी की याद करनी है। यह पठार फैला हुआ है, इसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। तो मतलब पठारी भूभाग है, जो 300 से ऊंचे होते हैं वो पठार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पठार। 300 से नीचे होते हैं क्या कहलाते हैं, मैदान कहलाते हैं। सबसे नीचे मैदान, उनसे ऊंचे पठार, और सबसे ऊंचे पर्वत, पर्वत, पठार और फिर मैदान। अब इस भाग में हम जिलों की बात करें तो इस भाग में रीवा, पन्ना, सतना, दमोह तथा सागर जिले की रेहली तहसील तथा बंडा तहसील सम्मिलित हैं। मतलब रीवा, पन्ना, सतना, दमोह तो पूरे पूरे आ गए। कौन कौन से, देखो रीवा आ गया पूरा, सतना आ गया, पन्ना आ गया, और कौन सा आ गया, दमोह आ गया। अच्छा अब और देखिए आप, 2 नए जिले और आ गए। कौन कौन से आ गए, मऊगंज आ गया और मैहर आ गया। क्योंकि रीवा से अलग करके क्या बना है, मऊगंज, ये पीला दिख रहा है, और ये सतना से अलग करके कौन सा बनाया गया, मैहर। समझ में आ रही मेरी बात। तो भैया अब देखो कुल कितने जिले हो गए, देखो पहला हमारा रीवा हो गया 1, सतना हो गया 2, पन्ना हो गया 3, दमोह हो गया 4, ठीक, मैहर हो गया 5 और मऊगंज हो गया 6। क्लियर। अच्छा कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा काय का जाता है, सागर का। रेहली और बंडा तहसील है, काय की तहसील है, सागर की तहसील।
तो ये जिले हमारे काय में आ गए, पन्ना में। अब देखो रीवा पन्ना के पठार में, रीवा पन्ना के पठार को हम एक नाम से और जानते हैं इस क्षेत्र को, जिसका नाम है विंध्य कगारी प्रदेश। क्या है? विंध्य कगारी प्रदेश। अब विंध्य कगारी प्रदेश है, या इसे एक नाम और दिया जाता है प्रपातों का प्रदेश। क्या कहते हैं? प्रपातों का प्रदेश। प्रपात का मतलब क्या होता है? झरना। प्रपातों का प्रदेश। देखो दो नाम है, और दोनों नाम क्यों दिए जा रहे हैं सुन लीजिए। क्या कहा गया? विंध्य कगारी प्रदेश। कगार क्या होता है हमको ये पता होना चाहिए, कगार किसे कहते हैं। देखो जब जैसे आप मेड़ जानते हो ना, मेड़, अपना खेत खत्म दूसरे का खेत शुरू, तो बीच में क्या होती है? एक मेड़ होती है, बाउंड्री होती है, वो किसे कहते हैं? कगार। क्या कहते हैं? कगार। देखो ये पूरा पठारी क्षेत्र है, पूरा मध्य प्रदेश पठारी क्षेत्र है, और जाके जब अगर का लग गया भैया उत्तर प्रदेश, क्या लग गया? और उत्तर प्रदेश जो है पूरा कैसा है? मैदान है। कैसा है? मैदान। और इधर क्या है? पूरा पठार। ये कौन सा पर्वत है? यहां पर विंध्याचल पर्वत, या फिर हमारा कैमूर श्रेणी। यानी कि ये पर्वत जो है, ये इलाका इस तरफ पूरा पठार लगा हुआ है, इस तरफ पूरा मैदान लगा हुआ है, तो ये जो पूरी जगह है, इसके बाद में यहां पठार खत्म हो रहा है और मैदान शुरू हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? कगार है। क्या है? अब हम एक बात और जानते हैं, पठार ऊंचे होते हैं, मैदान नीचे होते हैं, जानते हैं ना। यानी अगर यहां से कोई नदी बह के जाएगी ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर क्यों बहेगी? ऊपर मैदान, अरे पानी ऊपर से नीचे कोई तो बहता है ना भैया, तो ये नीचा क्षेत्र है और ये ऊंचा क्षेत्र है। अब पठार से मैदान है तो पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, गिरेगा तो क्या बनेगा? झरना, और झरना बनेगा ना भैया। अच्छा एक और चीज हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये इलाका पठार है, ठीक है, ये इलाका पठार है। अब पठार काय से बना होता है बताओ? काय बनता है? आलूआ से, पत्थरों से बनता है ना। गरम चट्टानें लावा के जमने से बनी, गरम लावा के ठंडे होने से बनी चट्टानों क्या कहते हैं? जो स्थान आसपास का क्षेत्र ऊंचा उठ जाता है ना, गरम लावा के जमने से, वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। अच्छा इसके बाद हमने कहा आगे जो लगा हुआ है क्षेत्र वो क्या है? मैदान है। क्या है? मैदान। और मैदान काय से बना होता है? मिट्टी से। काय से बना है? मिट्टी से। क्लियर है ना? मैदान काय से बना है? मिट्टी से। अब ठीक है, मैंने कहा कि साहब यहां से कोई जो है एक नदी बह रही है। क्या बह रही है? नदी। ये नदी बह रही है, पानी बह रहा है, और ये पानी ऐसे बहेगा। अच्छा ये पानी जब बहेगा तो उसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसे काटेगा, काटेगा नहीं काटेगा? तो पत्थर जल्दी कटेंगे कि मिट्टी जल्दी कटेगी बताओ? पत्थर तो नहीं कटेंगे ना, तो ये तो यहीं के ही रहेंगे। ये जैसे ही नीचे गिरेगा तो इस मिट्टी में यहां पर भाई, यहां पर ये मिट्टी कटेगी, कटेगी तो पानी जो बहने लगेगा वो इस तरीके से, पानी जो बहने लगेगा वो इस तरीके से ऊपर से नीचे गिरता हुआ आगे बहेगा, तो क्या बनेगा? झरना। क्योंकि ये इलाका कैसा है? पठारी है। ये इलाका कैसा है? मैदानी। तो यहां से नदी बह रही है तो यहां तो कटाव ज्यादा हो नहीं पा रहा, पत्थर है, और यहां कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्या है? मिट्टी है। इसलिए ये इलाका ऊंचा रह जाएगा, ये इलाका कैसा हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या बन जाएंगे? बहुत सारे झरने। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अब जैसे आपने बहुटी, केवटी, चचाई, इन झरनों के नाम सुने? बहुटी, केवटी, चचाई, मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे झरने चचाई, तो वो कहां पर है? यहीं पर है, बीड़ नदी पर। बात समझ में आ रही क्या मेरी? ठीक है भैया, ये हमारे मध्य प्रदेश का दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर में विस्तारित जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं रीवा पन्ना का पठार। तो भैया कगारी प्रदेश है, इसमें आप यहीं पर लिख लेना दो नए जिले, क्योंकि नोट्स में नहीं लिखे हैं, ये नोट्स में लिख लेना आपके कौन कौन से? मऊगंज और मैहर। मऊगंज अलग किया है काय से? रीवा से। और मैहर अलग किया है काय से? सतना से अलग किया। मैहर बारी शारदा माता का नाम तो सुना होगा ना आपने, ठीक है। इसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है, ये अंडरलाइन कर लेना। साथ में इसे प्रपातों का प्रदेश भी कहा जाता है। ये समझ तो गए क्यों कहा जाता है?
दोनों समझा दी मैंने आपको। चलो ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, जिलों की बात हो गई तो जिले के बाद हम बात करें इस पूरे एरिया के क्षेत्रफल की बात करता हूं। क्षेत्रफल भैया जो है इसका है 31,954 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल का कितना है 10.37%। अब अगर आपको क्षेत्रफल में ये किलोमीटर याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो परसेंटेज सबके याद करना है। मैंने आपसे क्या कहा, परसेंटेज सबका याद करना है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज इस इलाके में 10.37%। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण हुआ है प्राण समूह के विंध्यन सेल समूह के अपर्दन के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब मैंने आपसे एक बात और कही थी, क्या कहा था कि मैंने अभी आपको क्या नहीं पढ़ाए हैं, पत्थर नहीं पढ़ाए हैं, कटप्पा सेल समूह विंध्यन सेल सबसे बता दिया कहां, क्योंकि मैंने कहा ये बीच में आ रहा है, हालांकि मैंने लिया तो है इसमें, अगर आप देखोगे मैंने इसमें लिया है पूरा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये मैंने पढ़ाया लिखाया है पूरा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं सभी है इसमें आ गया ना, विंध्यन सेल समूह या फलाना कटप्पा। तो ये मध्य प्रदेश के कुल जो सेल समूह है ना, एक मिनट थोड़ा सा दिमाग में सुनी लो क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो सही। जितने भी मध्य प्रदेश में पत्थर है ना उनका हम वर्गीकरण करें तो 4 प्रकार के होते हैं, आर्कियन, पुराण संघ, द्रविणियन और आर्य समूह। ये टोटल भारत में इतने प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। और ये जो पत्थर है ना, ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर का वर्गीकरण जो मैंने किया बांटे हैं, ये प्राचीनता के आधार पर, क्या के आधार पर, बनावट का नहीं है। बनावट में तो आग नहीं होते हैं, अफसारी होते हैं, कांच होते हैं। बनावट में बने काय से हैं, तो अगर गर्म लावा के जमने से बने तो क्या कहलाते हैं, आग ने। गर्म लावा ठंडा होकर बना तो क्या बने, आग ने। और उनमें अपर्दन होके टूट फूट होके कहीं और जम गए तो अफसादी। और सबसे बहुत लंबे समय पुराने हो गए तो उन्हें क्या कहते हैं, रूपांतरण। पर कब बने हैं, कब बने हैं बाकी आधार पर कहें तो भाई तो 4 प्रकार के हैं। सबसे पुराने आर्कियन, सबसे पुराने यानी आद्य महाकल्प भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आद्य महाकल्प, आर्कियन सबसे पुराने यही होते हैं। दूसरे हैं पुराण संघ, तो इसके बाद है पुराण संघ। उसके बाद क्या आते हैं, द्रविणियन। तो द्रविणियन जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, दक्षिण भारत में। कहाँ है, नीचे तमिलनाडु या केरल कर्नाटक, मध्य प्रदेश में नहीं है ये वाले। और सबसे नए कौन से हैं, आर्य समूह। ये 4 प्रकार के पत्थर हैं प्राचीनता के आधार, मध्य प्रदेश चट्टान है, ठीक है। अब देखो जो आर्कियन है ना, इसमें मैंने आपको पढ़ाए थे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे बुंदेलखंड में प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानें पाई जाती हैं, कहा था मैंने आपसे। तो ये आर्कियन के 2 हिस्से करे हमने, एक प्री कैम्ब्रियन और ये धारवाड़। प्री कैम्ब्रियन ये काय के हैं, सबसे प्राचीन है और कठोर हैं। ये आर्कियन के ही 2 हिस्से हैं, प्री कैम्ब्रियन और धारवाड़। ये हमारे बुंदेलखंड इलाके में पाए जाते हैं, वहां पर ग्रेनाइट वगैरह चट्टानें मिलती हैं। अगर आप लोग अभी कल ही पढ़ाया था मैंने, देख लेना। और धारवाड़ सेल समूह, इसमें चिपली, सौंसर, सकोली, ये पत्थरों के नाम है टाइप के पड़ते हैं। अभी मैं बता रहा था आपको, अभी मैंने कहा था कौन से पत्थर की बात कर रहा था, रीवा पन्ना। क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है? पुराण समूह। तो जो होगा पुराण समूह में कौन सी सेलें हैं, विंध्यन सेल समूह। कौन सी हैं, दूसरी कौन सी है, कटप्पा। कौन सी है, अब ये पुराण संघ की सेलें पाई जाती हैं। क्या कहते मैंने, सुन लो ना ध्यान से, जग के जब लिखिए वहां पुराण संघ की सेल पाई जाती हैं, लिखिए। वहां 2 प्रकार के पत्थर होते हैं, एक कोटप्पा और एक कटप्पा, और एक दूसरे होते हैं हमारे विंध्य सेल समूह। सुनियो ध्यान से, विंध्यन सेल समूह में चूना मिलता है। क्या मिलता है, सतना में, मैहर में, कटनी में कितना चूना है। सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्री वहीं लगी है। चूना से कब बनता है, हलवा, सीमेंट बनता है। कब बनता है, सीमेंट की पूरी फैक्ट्री कहाँ आएगी, जय रीवा पन्ना के पठार में, सतना जिले में, मैहर में, कटनी में, जहीं सबसे ज्यादा चूना मिलता है। जहां चूना मिलेगा वहीं तो फैक्ट्री लगाएंगे सीमेंट की। सीमेंट का रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या है, सीमेंट कैसे बनेगा, चूना पत्थर से। जहां चूना पत्थर मिलेगा वहीं सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां होंगी। हमने कहा कि पुराण सेल समूह में 2 प्रकार के पत्थर होते हैं, विंध्यन सेल समूह और दूसरा कोटप्पा, ठीक है। तो कोटप्पा और विंध्यन सेल समूह बात करें तो
कुटप्पा में जो सेलें मिलती हैं हमें बिजावर सीरीज की और ग्वालियर सीरीज की, तो कुटप्पा सेल समूह मध्य भारत के पठार ग्वालियर में मिलती हैं। और हमारा ये जो रीवा पन्ना का जिला है, रीवा पन्ना सतना छतरपुर इलाका है, वहां पर हमें कुटप्पा सेल समूह में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। पन्ना में, सतना में, मझगवा में क्या मिलता है? हीरा। कौन सी चट्टानों में? कुटप्पा सेल समूह की बिजावर सीरीज में। सेल समूह तो पूरा कौन सा है? कुटप्पा है ना? कटप्पा नहीं है वो, बाहुबली वाला कटप्पा सोच रहे हो तो क्या है? कुटप्पा या कुटप्पा भी मिलता है, कहीं कहीं पर लिखा, कटप्पा भी लिखा मिलता रहे कहीं पे। तो उनमें एक बिजावर सीरीज है। सीरीज मतलब एक पत्थरों की लेयर, सीरीज समझते ना, एक लेयर, उसमें क्या मिलता है? हीरा। और चूना कहाँ मिलता है? विंध्यन सेल समूह। विंध्यन और कुटप्पा किस किस अंतर्गत आती है? पुराण संघ के अंतर्गत आती है। तो दो मैंने क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है नोट्स में? इस क्षेत्र में पुराण सेल समूह की चट्टानें पाई जाती। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए हमें इस इलाके में चूना भी मिलता है और क्या मिलता है? हीरा भी मिलता है। क्योंकि भैया विंध्यन में मिल गया चूना और कुटप्पा में मिल गया हीरा। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में मेनली मुख्यतः हमारे इस क्षेत्र के आप देखें तो रीवा पन्ना सतना में, कौन से? पन्ना में और सतना में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। और बुंदेलखंड के एक जिले में छतरपुर में, काय में? छतरपुर में क्या मिलता है? छतरपुर में भी हीरा मिलता है। छतरपुर के पास में बक्सवा के जंगल हैं जिन पर भी बहुत विवाद चला था, ठीक है। बहुत से अंगोरा, मझगवा, ये यहाँ की खदानें हैं। तो याद रख लेना, छतरपुर भी में भी हीरा मिलते हैं, पर वो रीवा पन्ना में नहीं आता, वो काय में आता है? बुंदेलखंड में। काय में आता है? बुंदेलखंड में। क्लियर है ना? इस क्षेत्र में कौन से जिले हैं? 2, पन्ना और सतना। क्या मिल रहा है? हीरा। किस समूह में मिलता है? सेल समूह में बिजावर या कुटप्पा। और चूना मिलता है विंध्य सेल समूह। ये दोनों चट्टान काय की हैं? पुराण संघ की। द्रविड़ियन भारत में मिलती नहीं, मतलब मध्य प्रदेश में है नहीं, दक्षिण में। आर्य समूह में देखो गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। हम कहते हैं मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो गोंडवाना में क्या मिलता है? कोयला। डेक्कन ट्रैप में क्या मिलती है? बैसाल्ट चट्टानें। और ये आर्य समूह के हिस्से हैं। गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, तृतीयक हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है जो हमारे उत्तर भारत में, और चतुर्थ में गंगा का मैदान है। तो ये दोनों मध्य प्रदेश में नहीं पड़ती। गोंडवाना और डेक्कन ट्रैप आते हैं। मतलब आर्य समूह में 4 प्रकार चट्टानें आती हैं। गोंडवाना, डेक्कन, ये दोनों एमपी में हैं, दोनों एमपी में हैं। लेकिन आप कहेंगे तृतीयक में हिमालय पर्वत एमपी में है क्या? नहीं है। तो वो आधा तो आर्य समूह में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता। और चतुर्थ में गंगा का मैदान कहाँ में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो ये भारत की चट्टानों की हमने बात की है। आप इसको अगर देखें मैप में तो मध्य प्रदेश में कहां कहां पर मिलती चट्टान देखिए। ये जो हमने कहा कि पहला, सबसे पहला कौन सा था हमारा? बुंदेलखंड में। तो कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट। सब नोट्स में लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पे पेंट बता रहा हूं, देखना। वो अब हम क्या पढ़ रहे हैं अपना, ये रिया पन्ना का पठार। ये क्या है? रिया पन्ना है ना भैया? यहाँ पे कौन सेल है? कुटप्पा। बिजावर सीरीज में क्या मिल रहा है? हीरा। और विंध्यन सेल समूह में क्या मिल रहा है? चूना मिल रहा है। यहाँ पर एक नक्शा बना देना अपने हिसाब से, यहाँ पर एक ऐसा मैप बना के वहां पे अलग अलग कलर से या डॉट डॉट करके रख लेना, क्योंकि आपको ये ऐसे देखो, ये धारबाड़, कुटप्पा, बिजावर, फलाना, धमाका ऐसे याद नहीं होती। जब ऐसा बना लोगे ना तो आपको फिर दिमाग में पूरी उसकी इमेज बन जाती है। क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ये कठिन नाम होते हैं। हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को अच्छे स्वीकार करता है जिनके बारे में वो पहले से जानता है। मैं कुछ बात कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात। हमारा दिमाग को वही चीजें अच्छी लगती हैं जिनके बारे में पूर्व से उसे कुछ पता है। और जब एकदम नई चीज होती है दिमाग झेलता नहीं है, उसे बाहर फेंकता है, धक्के मारता है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में सामान्यतः अपन लोग ने नहीं पढ़ा, शायद पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, तो इसलिए आपका दिमाग इनको जल्दी स्वीकार कर ले, ऐसा संभव नहीं है। और ये जो चीजें नई होती हैं उन्हें हमारा दिमाग ये कह के अस्वीकार कर देता है कि ये कठिन है। हमारा दिमाग हमसे कहता है कि यार ये तो टफ है, कठिन है, वो तो होगा ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता। मैं बता रहा हूं, जब आपको ऐसा लगे तो समझ लेना कि ये कुछ नया सीख रहे हैं हम, इसलिए उस पर थोड़ा और विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, उसको और अच्छे ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। ये चित्र वगैरह रंग बिरंगे क्यों बनाए जा रहे हैं? इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ पाए। तो भाई ये देखो, अब हमने ये देख लिया, ये अपना
आद्य महाकल्प का शुरुआती सबसे पुरानी थी। ये हमारे वो पुराण संघ की सेल हो गई दोनों, कुटप्पा और विंध्य सेल समूह। आर्य सेल समूह गोंडमाना, ये भी बताया था मैंने। आर्य सेल समूह नया गोंडमाना में क्या मिलता है? कोयला। अब देखो सिंगरौली, मध्य बेड़न, शहडोल, सबसे ज्यादा कोयला, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी आ गई सिंगरौली जी। क्या मिल रहा है? में कोयला मिल रहा। देखो और तुम इधर देखो, ये धारवाड़, इसमें बहुत सी धातुएं मिलता है, खासतौर पे बालाघाट में तांबा मैग्नीज की खदान है, बरवेली, बालाघाट। याद आ रहा है कुछ? आगे पढ़ेंगे, ना भी याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। ये धारवाड़ सेल समूह क्या मिलती है? धातुएं मिलती हैं। ये छिंदवाड़ा में चिपली सौसर आ गई उसकी। ये पूरा हमारा का पूरा मालवा क्षेत्र, इस तरफ में आप देखेंगे तो आर्य समूह की डेक्कन ट्रैप। और डेक्कन ट्रैप में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। तो ये पूरा इलाका कैसा है? काली मिट्टी का। डेक्कन ट्रैप मतलब क्या? ट्रैप मतलब पठार। दक्कन का पठार, गर्म लावा निकला, फैल गया पूरे इलाके में और जम गया, उसे क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप। कौन सी चट्टान है? बैसाल्ट चट्टान। लोहे की मात्रा अधिक है, लोहे का रंग होता है काला, इसलिए इस क्षेत्र की मिट्टी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। क्योंकि मिट्टी बनती कैसे? इन पत्थरों के चूर्ण से, और उनमें जो जीवाश्म मिल जाए पेड़ पौधों के पत्तों से बनती है। ये फिर देखो, फिर विंध्यन सेल समूह यहाँ पर भी था, थोड़ा सा विंध्यन सेल समूह हमने पढ़ा था। इस इलाके में भी क्या पाया जाता है? विंध्यन सेल समूह। आप देखना मध्य भारत के पठार मैंने पढ़ाया था, ग्वालियर, इस मध्य भारत पठार का निर्माण कैसे हुआ? विंध्यन सेल समूह से। आप खोल के देख सकते हो, आपके नोट में लगा, लेकिन आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा तो लगा। तो विंध्यन सेल समूह में क्या मिलता है? चूना मिलता है। चूना मिलता है, हमने कहा तो विंध्यन सेल समूह में चूना मिलता है, ये लिखा है। वो दोनों काय में आती हैं? पुराण संघ में। कौन कौन सी? कुटप्पा और विंध्यन। कुटप्पा में मिलता है हमको क्या? हीरा। और विंध्यन समूह क्या मिलता है? चूना। इसलिए इस इलाके में मिल जाता है चूना, और इस इलाके में चूना मिल जाता है। ठीक। तो अब ये आपको मैप में मैं अलग से पढ़ाने वाला था, इसको चूंकि बीच में आ गया तो मैंने कहा थोड़ा बता ही देते हैं। फिर एक बार और पढ़ लेंगे दोबारा, टेंशन मत लो आप लोग। नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार। तो भाई नर्मदा रीवा पन्ना के पठार में पुराण समूह की विंध्यन सेल और समूह का विस्तार है। तो विंध्यन सेल समूह में चूना मिलता है और कुटप्पा में क्या मिलता है? हीरा। दोनों काय में आते हैं? पुराण समूह में। जलवायु की बात करें तो इस पठार की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। देखो याद रखना इस बात को कि ये जो इलाका है, अभी तक आप थोड़ा ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा था मध्य भारत के पठार में बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी, बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा सर्दी। ऐसा क्यों था? क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं ना, तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। क्या हो जाती है? अब वर्षा की मात्रा कम होगी तो वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जंगल कम होते चले जाएंगे। तो इस इलाके में जंगल भी कम है, लेकिन जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी, जंगल भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है और बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती है। ठीक है। कौन से पठार में? रीवा पन्ना के पठार। देखो तापमान की बात करें तो ग्रीष्मकालीन दोस्तों तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, ये सामान्य रहता है मध्य प्रदेश में। कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं है। तापमान को तो आप सारे भूभागों के तापमान लगभग आपको सेम ही मिल जाते हैं। ठीक है। अब बात करें अपन आगे, तो देखिए वर्षा की बात करें तो यहां सामान्य से अधिक वर्षा होती है। आपको बताया था मैंने, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद आ जाए तो देखो मध्य प्रदेश में वर्षा का एक हमने ये लिया था। देखो आपको याद आएगा, मैंने क्या कहा था कि मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पे हम 3 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? ये जो नीला स्तर दिख रहा है, यहाँ अधिक वर्षा होती है। हमने क्या कहा? ये पूरा क्षेत्र जो है इसमें वर्षा होती है, हमने कहा पूरा लगभग आप तो ये मान सकते हो 150 से अधिक होती है। कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर से अधिक या 125 से ऊपर। और इस वाले क्षेत्र में वर्षा होती है 75 से 100। इसे कहते हैं हम औसत वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ 125 होती है, यहाँ होती है 75 से 100, और इस इलाके में होती है 50 से 75। ये पूरा हिस्सा इसमें क्या गया हमारा, ये भी आ जाता है पूरा ये हिस्सा। तो इसमें अलग टाइप से दिया है, मतलब मध्य भारत का पठार, ये पन्ना का, ये अपना पश्चिमी मालवा, ये इलाका। तात्पर्य क्या है कि मध्य प्रदेश में इस तरफ जा रहा है, पानी की मात्रा कम होती चली जा रही। तो ये जो है सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र रीवा पन्ना का पठार। सही में रीवा।
देखो, तो वर्षा 125 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा रीवा से गुजरती है। समवर्षा रेखा किसे कहते हैं? देखो, जहां जहां पर समान वर्षा होती है उन स्थानों को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं आइसो हाइट्स। क्या कहते हैं? आइसो हाइट्स। हाइट्स का मतलब ऊंचाई मत समझ लेना। सम उच्च रेखा को कहते हैं आइसो हाइप्स। क्या कहते हैं? समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा से कहते हैं आइसोथर्म। समान भूकंप आता है उन रेखाओं को कहते हैं आइसोसिस्मल, है ना। समान वायु दाब वाले स्थानों को कहते हैं आइसोबार। ये चीजें आप जरा याद करो तो हमने पढ़ी थी काय में? भूगोल में। काय में पढ़ी थी? आइसोहेलाइन, आइसोसिस्मल, आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहाइट्स, आइसोहाइप। समान स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, जो भी समानता काय के आधार पर है? भूकंप के आधार पर है, ज्वालामुखी के आधार पर है, तापमान के आधार पर है। अब आप में से जिन लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि क्या है भाई, क्यों है, तो आप लोगों को मैं बार बार से हमेशा बोलता रहता हूं कि भाई यहां हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश पढ़ा ही कब जाता है? जब हम पूरी इतिहास पढ़ लेते हैं, पूरा भूगोल पढ़ लेते हैं, पूरा संविधान पढ़ लेते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में एमपी पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए पढ़ा जाता है कि भाई अब मैं यहाँ पर गोंडवाना लैंड की बात करूँ, यहाँ पर मैं आपसे समरेखाओं की बात करूँ, वर्षा की बात करूँ, वन की बात करूँ, ये चीज़ें जब तक आपको दुनिया में अक्षांश देशांतर रेखाओं की स्थिति पता नहीं है, भारत की पूरी वर्षा की बात पता नहीं है, तो भारत के बीच में ही तो मध्य प्रदेश है। जब भारत की जलवायु पता नहीं होगी तो मध्य प्रदेश जलवायु तुम क्या भटक पता कर लोगे? तुम्हें यही पता नहीं होगा कि अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच में कर्क और मकर के बीच में अगर कोई स्थान है तो वहाँ तापमान अधिक होता है। अगर ये किसी के व्यक्ति के दिमाग में नहीं है, किसी को ये पता ही नहीं है कि पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है, पर्वत बनते कैसे हैं, क्योंकि मैं यहाँ तो बताऊंगा नहीं वो पर्वत कैसे बनते हैं, मैं तो क्या बताऊंगा, ये भूगोल में पढ़ाऊंगा। अब मैं अगर इतना कह के आगे बढ़ूं कि मध्य प्रदेश के जो सतपुड़ा और विंध्याचल के पर्वत हैं ये भ्रंश पर्वत हैं, ये कह के बढ़ जाऊंगा आगे। अब आदमी के दिमाग में ये चलेगा ना कि भाई भ्रंश पर्वत होता क्या है, यही पूछे, या तो फिर वो पढ़ते हुए आगे बढ़ जाए, भैया होंगे भ्रंश पर्वत, होते होंगे कुछ। अरे अब जिसको ये पता ही नहीं कि भ्रंश पर्वत कहते कहां से हैं, वलत पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, तो दिक्कत है। हमने कहा साहब नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है, क्या होती है भ्रंश घाटी? मध्य प्रदेश के मालवा में डेक्कन ट्रैप का विस्तार है, नहीं पता डेक्कन ट्रैप क्या है। बेसाल्ट ग्रेनाइट पत्थरों के प्रकार हैं, बनते कैसे हैं, भूगोल में पढ़ते हैं। तो समझ रहे हो बात को? बात इतनी सी है, इसलिए हमेशा कहा है कि जीएस को क्रम से ही पढ़ा जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि यहां समझ में ना आए, समझ में तो यहां आए, क्योंकि मुझे तो पढ़ा नहीं पड़ेगा। बहुत से नए नए नमूने आ जाते हैं जिनको नहीं है सूद अपने आप में, जो विद्वान है जिनको लगता है कि हम तो हैं, उसको यही नहीं है, हम भारी होशियार रहेंगे, हम तो सब कर लें अपने हिसाब से। जो स्टूडेंट जब भी अपने हिसाब से चलता है वो गड्ढे में जाता है। क्योंकि भाई आप अगर अपने हिसाब से चल रहे हो तो आपको लग रहा है, आपको भ्रम हो गया, भ्रम जानते हो ना, सांप को रस्सी समझना, आपको भ्रम हो गया है कि हम होशियार हैं। आज आपको भ्रम पैदा करने में सबसे बड़ा कारक आपका मोबाइल है। मोबाइल पे 4 से 8 रील देख लेते हैं अपन, 2-4 से यूट्यूब के चैनल देख लेते हैं, और हमको ये अच्छे से भ्रम करवा देता है मोबाइल कि हम होशियार हो गए, हमें सब पता है, हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने द्वारा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, अवधारणाएं हैं कुछ, सिस्टम कुछ, और हम बना लेते हैं कुछ और, फिर हम अपने हिसाब से चलते हैं। तो फिर तुम समझ लो होता क्या है। तो वही है, वही जो राम रचि राखा और को करी तरक बढ़ावे साका। टेंशन मत लो, कुछ नहीं बिगड़ा, बेटी अब बाप के ही घर रहेगी, है ना। जितना भावरा पर जाते हैं फिर बाद से बेटी भारी हो जाते, भारी नहीं हो जाए भीतरी हो जाते, गंड गटेरा तीतरी और हो जा बेटी भीतरी। सुना अपने तो मोनियन से कहते, मोनी ज्यादा सुन नहीं रही हूँ, बिल्कुल काम वाम नहीं सीख रही, रोटी बनाओ नहीं सीख रही, बर्तन धो नहीं सीख रही, आल से बन सक कह रही थे मोड़ी बेटी गंड गतेरा तीतरी और हो जा बेटी भीतरी, ब्याह करके तू सलक्षण सीख जाएगा, सब काम सीख जाएगी। इसलिए अभी आप सबके पास समय है, आप अपने अंदर सुधार कर सकते हो।
और जिस दिन हो गई बेटी भीतरी तो बस कुछ नहीं कर पाओगे फिर, तुम भी। और जो समय है मात्र 2 साल का, अब मान लो तो ठीक है, नहीं मान दो, खेलो गिल्ली डंडा। क्या कह रहे हैं, 125 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यहां पर सम लिखना है यार, कहीं पर क्या लिखना, और समवर्षा रेखा क्या कहते हैं, आइसो हाइट्स। कहां से गुजरती है, रीवा से गुजरती है, ठीक है, इस तरीके से गुजर जाती है ऐसी ये रेखा, ये यहां से गुजरती है, ये रीवा पर इस तरीके से ऐसी। इस वर्षा का नाम, इस रेखा का नंबर कितना है, 125 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के लगभग इस इलाके में, 75 से 125 है, 75 से 100, इस पे लड़ना मत, 75 से 100 लिखा है तो उसमें 75 से 125 तक भी, क्योंकि उस इलाके में ज्यादा होती होगी। अब आप देख रहे हो, जब वर्षा अच्छी हो रही है तो वन भी ठीक ठाक होंगे, क्योंकि वर्षा काय का अनुसरण, वन काय का अनुसरण करते हैं, वर्षा का। अरे ज्यादा पानी, पेड़ के लिए क्या चाहिए, पानी। इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें महुआ, साल, पीपल, बांस, तेंदुपत्ता, सबई घास, शीशम तथा खैर आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो क्या याद करना है कि कैसे वन पाए जाते हैं, उष्ण माने गर्म, कटिबंध माने क्षेत्र, और पर्ण माने पत्ता, और पाती माने गिराना। ऐसे पेड़ गर्म क्षेत्र के, गर्म क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश कर्क और मकर रेखा के बीच में भारत है, और भारत के बीच में मध्य प्रदेश है। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र है वहां पर जो है वर्षा, तापमान ज्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो भैया आगे क्या है, नदियां। इस क्षेत्र की नदियों की बात करूं तो इस क्षेत्र में नदियां कौन सी हैं, सोन, कैन, दसान, टॉस, बियर। कौन कौन सी हैं, सोन, कैन, दसान, टॉस, बियर। अब देखिए नदियां अगर आप देखें इस क्षेत्र में तो देखिए ये नदी कौन सी है, सोन, जो ये बॉर्डर बना रही है इसके इस तरफ आ जाएगा बघेलखंड, इस तरफ आ जाएगा क्या, रीवा पन्ना का पठार। तो सोन नदी को ले लिया हमने। इसके बाद ये नदी कौन सी है, टॉस। कौन सी नदी है, टॉस, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी जो नदी है सोनार नदी, और ये नदी कौन सी है, कैन। कौन सी नदी है, कैन। कैन नदी निकलती है रीवा पन्ना के पठार से, और ये पन्ना नेशनल पार्क से, पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है। कौन सी नदी, कैन नदी। और यहां पर ये नदी कौन सी है, बेतवा, जो कायम बहती है बुंदेलखंड में। अब पता है 2005 में हमने इन दोनों नदी को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया है। कैन बेतवा लिंक परियोजना क्या चलाई थी, कैन बेतवा, क्योंकि बेतवा में पानी कम रहता है, कैन में पानी ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि कैन निकलती है पूर्वी हिस्से में, यहाँ वर्षा ज्यादा होती है। देखो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं। क्या रहती हैं, काय रहते हैं भैया, अपने इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है कि उन पर ग्लेशियर जमे हुए हैं। ग्लेशियर जानते हो ना ग्लेशियर, बताइए तिरुनाव का है, नेहा ग्लेशियर का होता है बेटा, ग्लेशियर का होता है क्या सर, अरे मत बोला तू बीच में, नेहा ग्लेशियर का ऐसे कहते हैं, आए नहीं पता, सविता बारी पास करके आई है, विषय का है तो कहां की स्कूल से पढ़ी थी, ग्लूकोज क्या कह रही, गुरुकुल श्री नवचेतन जो ताले कॉलोनी बारो। लोग जहाज में गिरिराज से पूछे होंगे जो मोड़ वाले ने तुमने बारी पास करा के भेज दिया, ग्लेशियर नहीं बता पाए। ए मेरे दैया ग्लेशियर नहीं जाना तू, मराऊ मर जा। चुरू भरे पानी में डूब गए, ऐसे पानी भरिए चुरू में, बम हो जाएगी यार। समझ तुम देख रहे हो ना यार, क्या करूं मैं, मतलब समझ। मैं एक एक चीज बताऊं कि ग्लेशियर माने बर्फ के बड़े बड़े चट्टानें होती, बर्फ के बड़े बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़ों पर जमा हुआ बर्फ को क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। और पहाड़ों पे बर्फ कब जमता है, जब पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं। क्यों जमता है, कि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। यार कॉमन सेंस क्या होगा तुम लोगों का, 12वीं पास हो गए तुम, और तुम 3 साल में 2-3 साल में तुम बीएससी कछु कर बैठोगे,
सो तुम ग्रेजुएट हो जाओगे और तब तुमसे पूछेंगे ग्लेशियर कहाँ से कितने हैं, तो तब भी तुम नहीं बता पा रहे। सुनो, तुम्हारा भ्रम है कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम ग्रेजुएट हो, तुम्हें कुछ ही नहीं आए, कछु याद हुए। और नेक बहुत कोचिंग में 2-3 महीना पढ़ के और तुम फिर पूरे विद्वान हो जाते हो, 4-8 शब्द सीख जाओगे ना, लगता क्या हूं मर जाओ, क्या करूंगा यार मैं। ठीक, तो भैया कौन कौन नदी आएंगी? टॉस हैगी, है ना, कैन हैगी, सोन हैगी, बीहड़। बीहड़ नदी विशेष तौर पे याद रख लेना, क्योंकि बीहड़ नदी पर ही कौन सा बाज है हमारे चचाई, बहुटी, केवटी, ये तीनों जो झरने हैं वो कायम है बीहड़ नदी पे हैं, ये नदियां हैं। ठीक है, वर्षा पे निर्भर करती हैं, तो पानी बरसे तो नदी में पानी आएगा। गंगा है, यमुना है, सिंधु है, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, जो भारत की नदियां हैं ये हिमालय से निकलती हैं, वो नदियां अकेले वर्षा पर आश्रित नहीं होती। पानी बरसता है तो उन बरसात का पानी आता है, गर्मियों में जब ऊपर उन पर जमा हुआ बर्फ पिघलता है तो वो पानी भी तो आता। चिनाब और झेलम नदियों में तो गर्मियों में बाढ़ आती है, क्योंकि वो वहां पर उधर लेह लद्दाख जैसा जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर और जहाँ पर बहुत से बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं गर्मियों में धूप से, तो उनका पानी नदियों में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात बीहड़ नदी पर है चचाई। चचाई के अलावा कभी कभी किताबों में नहीं में कुछ और भी आ रहा है, कौन सा आता है? केवटी आता है कि बहुटी आता है? अरे केवटी बहुटी चचाई तीनों एक ही नदी पे हैं, बीहड़ पे। पर ये चचाई की ऊंचाई है 130 मीटर, कितनी है? और केवीटी की तुम देख लेना गूगल पे कितनी हैगी, दोनों में से कभी कभी रहता है। मिट्टी की बात करें तो पठार में काली तथा कचारी मिट्टी मिश्र स्वरूप में पाई जाती है। इसके अलावा बलुई दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। देखो एक बात ध्यान सुनना, मैं बात कर रहा हूँ काय की, आपको बताया था मैंने कि ये जो इलाका है मध्य भारत का पठार, इसमें पाई जाती है कौन सी मिट्टी? जलोढ़। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जल के द्वारा भाग लगी मिट्टी। हमने कहा था ये हमारा बुंदेलखंड, तो क्या पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी। मिश्रित का मतलब क्या है? जलोढ़ भी है, काली भी है, लाल भी है, पीली, सब है। ऐसी इस इलाके में कैसी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित। कैसी मिट्टी पाई जाती है? समझ गए? मिश्रित का मतलब क्या है? सब्बती माटी है इलाके में। कैसी है? सब्बती माटी है, काली, लाल, पीली, जलोढ़ वगैरह। अब माटी क्या होती है? माटी कितने प्रकार की होती है? ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जिसको हम आगे मध्य प्रदेश की जब मिट्टियां पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, तो भाई देखिए, फसलें की बात करें तो गेहूं, चावल, सरसों, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख रूप से फसल इस क्षेत्र में होती है। गेहूं, चावल, सरसों, ज्वार, बाजरा। अब देखना, जब फसलों की बात कर रहे हैं तो याद रख लेना कि मैंने आपसे फसलों के बारे में, देखो वैसे तो तुम कहीं पर भी कछु बो दो, उग भी नहीं तो करेगा ना कि सरसों नहीं कर दे, मैंने उग रही भाई। लेकिन हर क्षेत्र की एक विशेषता होती है। जैसे मैंने कहा कि ये जो पूरा क्षेत्र था मध्य भारत का पठार, इसमें मेनली सरसों थी। कौन सी थी? सरसों। ये जो पूरा हमारा बघेलखंड है, यहाँ पर मेनली पैदा होते हैं चावल। बगल में क्या लगा हुआ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा, चावल कटोरा, कहते कि नहीं कहते छत्तीसगढ़ को? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मैंने क्या कहा था यहाँ पर? मोटे अनाज। क्या कहा था? मोटे अनाज। जैसे मैं कहूँगी हमारा पूरा का पूरा मालवा है, इसमें यहाँ पर क्या होती है? कपास पैदा होती है, सोयाबीन पैदा होता है मेनली। ठीक है, तो आगे हम फसलों की डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रीवा पन्ना का पठार है, इसमें देखो यहाँ इस क्षेत्र से यहाँ पर गेहूं वगैरह पैदा हो रहा है, इसमें गेहूं भी आ गया। इस इलाके में चावल हो रहा है तो इससे भी टच है, तो इसमें चावल भी आ गया। मोटे अनाज मतलब क्या है? मक्का, ज्वार वगैरह भी आ गया। इसमें तो सभी प्रकार के अनाज हो गए ना। तो मेनली ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? चावल गेहूं का क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तो ये चावल का क्षेत्र है, ये गेहूं का क्षेत्र है, ये बीज का क्षेत्र है, तो क्या कहलाएगा? चावल और गेहूं का क्षेत्र। ठीक है, इसमें गेहूं भी अच्छा पैदा होता है और चावल भी अच्छा पैदा होता है। ठीक, सरसों फसलें पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, देखिए खनिज की बात करें तो खनिज तो आप पता है इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? पुराण समूह की चट्टानें। कौन सी पाई जाती हैं? और पुराण समूह की चट्टानें हमने दो बताई थी, कोटप्पा और विंध्यनशैल समूह। कोटप्पा में बिजावर सीरीज में हीरा मिल रहा था और विंध्यनशैल समूह में चूना। इस इलाके में चूना। अब देखो हर चीज आपस में जुड़ी होती है। अगर तुमने कृषि पढ़ ली, फसलें पढ़ ली, खनिज पढ़ ली है, तो तुम्हें उद्योग ने याद नहीं करने पड़ रहा है। जैसे मैंने कह दी मध्य प्रदेश में मालवा में फसल में काली मिट्टी है, काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में पता है कपास अच्छी होता है। क्या अच्छी होता है? कपास।
वो कपास जहां पैदा होगी वहां फैक्ट्री का डरेंगी, कपास फैक्ट्री रहेंगे, कपास फैक्ट्री बने हुआ, रामपुर कपड़ा बनते कपास से, कब बने वो? तो सूती कपड़ा मिल जाता कहाँ होंगी? मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में। अब जहाँ चूना मिलेगा वहीं क्या मिलेंगे? सीमेंट की फैक्ट्री। जहाँ सोयाबीन ज्यादा पैदा होएगा वहां तेल की फैक्ट्री डल जाएगी, जहां बांस ज्यादा पैदा होएगा वहां कागज की फैक्ट्री डल जाएगी। समझ रहे हो? तो आपस में चीजें जुड़ी हुई होती हैं, हमको एक चीज करके याद नहीं करनी होती है, सबको समग्र रूप से पढ़ना पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं, इस क्षेत्र में चूना पत्थर व बॉक्साइट सतना से मिल रहा है। चूना पत्थर और बॉक्साइट सतना में। हीरा कहाँ मिल रहा है? पन्ना जिले की हिनौता, हिनौता खदान को नाम है, क्या को नाम है? जगह हिनौता। जिला कौन सा है? पन्ना। सतना में कौन सी खदान है? मझगवां। सतना में खदान कौन सी है? हीरे की मझगवां, सतना में पड़ती है मझगवां। मैंने बताया था वो कल के हीरा खोदने काम करती है कौन? एनएमडीसी। कौन करती है? एनएमडीसी। एनएमडीसी क्या है? कंपनी है सरकारी, इसका नाम क्या? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण। मिनरल्स माने क्या होता है? खनिज। कंपनी का नाम है एनएमडीसी। क्या करती है? हीरा खोदने का काम करती है। कोरंडम और जिप्सम कहाँ मिलता है? रीवा। भाई देखो, जहां पर चूना मिलता है वहां जिप्सम भी मिलता है। क्या मिलता है? देखो ध्यान से सुन लेना, जिप्सम क्या होता है? जिस तरीके से चूना बनाने से, चूने से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। लेकिन उस चूना में 3 से 5% क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, तब जाके सीमेंट बनता है। क्योंकि जो चूने के जमने की रफ्तार को कम कर देता है कौन? जिप्सम। कभी प्रश्न बने हैं, साइंस में ही बन सकता है कि भाई चूना सीमेंट बनाने में जिप्सम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो चूने के जमने की रफ्तार को कम कर। तुमने सीमेंट को गायरो बनाओ, अब गायरो बनाओ, 2-4 कट्टी को मसाला बनाओगे तो वहां कम से कम 2-4 घंटा लगेंगे दीवार खड़ी करने में। तो मालूम चलोगे 1 घंटा में वो जमाई का पूरा मसाला हो, तो कुछ काम को होगा, इसलिए वो आराम आराम से जमे। इसलिए क्या मिलाया जाता है उसमें? जिप्सम मिलाया जाता है। और जिप्सम और कोरंडम कहाँ मिल रहा है? रीवा में। गेरू तो जानते हो, ग्योरी, लाल माटी ग्योरी। और सिलिका, सिलिकॉन आदि खनिज पदार्थ क्षेत्र हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आप याद रख लेना कि खास तौर पे इस इलाके, ये इलाका जाना जाता है हीरा और चूना के लिए, सीमेंट के लिए, हीरा के लिए और सीमेंट के। अब उद्योग की बात करें तो उद्योग, इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास संतुलित कहा जा सकता है। सतना में सीमेंट उद्योग, पन्ना में हीरा कटिंग सेंटर। देखो जहां हीरा निकलेगा वहां हीरा की क्या होगी? कटिंग होगी, पॉलिश होगी, है ना। और सबसे बड़ा रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है। कहाँ है? क्योंकि सतना मतना इतने बड़े वो नहीं है शहर जहां बड़ी टेक्नोलॉजी हुई। बगल में हीरा निकालते कहाँ से? सतना से, पन्ना से, सतना से। लेकिन उन्हें मॉडिफाई करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, जैसे तुम मान लो तुम चले भी गए पन्ना सतना और तुम्हें हीरा मिल भी गया, है ना, तो तुम हीरा ऐसे उठा के ऐसे कुत्ता में दे दोगे, लो 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 लो। क्यों? क्योंकि हीरे की परख जौहरी ही जानता है, और तुम जौहरी नहीं हो, तुम्हें फतरा ही जान पड़ेगा। जान पड़ेगा फतरा। जब उसकी काट छांट होगी तब जाके वो हीरा, आप ऐसे हीरा निकलते हैं खेत उसमें से, ऐसे नहीं निकलते जो आपको देखते हैं पिक्चर वगैरह में। हीरा होता है फतरा खाई, बाकी काट छांट की जाती है तब वो क्या बनता है? एक हीरा बनता है। वो हीरा वो कैरेट में नापा जाता है, क्या नापा जाता है? कैरेट में। तो निकलता पन्ना सतना से हीरा, परिष्कृत होता है जबलपुर में। लेकिन अपने मध्य प्रदेश में ज्यादा पैसा वाले आदमी नहीं कि अपने हीरा मीरा खरीद पाए, है ना, कि आप हमें गिफ्ट में डायमंड की रिंग दे दो, कपड़ा बेच जाए डायमंड की रिंग में। तो लेन देन और जो व्यापार होता है हीरे का, वो कहाँ होता है? वो होता है, गुजराती लोग होते हैं पैसे वाले। तो कहाँ पर? गुजरात में जो हमारा सूरत है। क्या है? गुजरात की सूरत में सबसे बड़ा हीरे का व्यापारिक केंद्र है। एक वो था ना मेहुल चौक से, नाम सुना होगा, एक गांधी था, मोदी था, कौन सा? नीरव मोदी। सुना है क्या नाम तुम लोगों ने? वो नीरव मोदी का नाम सुना है क्या? गूगल कर लेना, ना सुना हो तो देख लेना। नीरव मोदी नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या काम किया? बड़े बड़े, सूरत का ही था, मोदी जी का ही भैया होगा, वही मोदी। तो वो मोदी ने क्या काम किया? बड़े बड़े हीरे, बेहतरीन हीरे
बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बेचे उसने, अमिताभ बच्चन को या अंबानी को या फलाने को ढिकाने को, क्या क्या बेची। तो सुनो भाई साहब, तुम अपने खास आदमी होगे, और जो हीरा जो है हमने ब्लैक में मंगा ला वहाँ से, वैसे जाके हीरा की कीमत तो 5 करोड़ लगी, पर तुम आपसी बारे हो गई, तो मैं तुम्हें यार 2 करोड़ में दवा दे तू लो। सुबह कि सही, तुम कोई से कही मत ही कहेगा मेरी कह दो, समझ रहे हो, कोई से कही मत ही, वरना कि कितनी अच्छी बात, 5 करोड़ को 2 करोड़ में मिल रहा है, ले तुरंत 2 करोड़ दे रहा है, वरना धल्ला ही रहा, दुका के धल्ला हुआ धरे रहे, सब धरे रहे। ऐसे बात कोई कितने आदमी मैंने कोई से कहे भी ना, एक दिन ना कहूँ कि जो पड़ गई होगी सुबह भाई हीरा बेच में पहुंचो, वो बेचे पहुंचो तो बात चेक करोगे जो फत रहा है हीरा ही नहीं है। अच्छा, अब बहने आके वो बहरा गो बहने बार एक आध और कहूँ कि रिश्तेदार ने बात दुआ होगी, तो बहने बात कोई कहा भाई साहब फत रहे हो, बहने बात को चेक कराओ, बहन चेक ऐसे धीरे धीरे सबकी पुल खुल गई। अब ना तो कोई कह पा रहा होगा हमने भी लाओ तो पास है, वो 2 रुपया सब भर के थैला में लंदन बढ़िया बिंदास रह रहा है, बेहतरीन लंदन में मकान खरीद लो मैंने, वहीं रह रहा है। तो आपने सुना वो भयंकर मुद्दा चला था ये नीरव मोदी, तो ये ऐसे काम करते हैं। देखिए, तो हीरा कटिंग सेंटर कहाँ पर है हमारा, पन्ना में, रीवा में लाख फैक्ट्री है, लाख जानते हो ना, लाख चपड़ी, लाख की सील लगा दी जाती है, लाख के कड़े वगैरह बनते हैं, आपके सोने की चोरी में का लाख ही भरी देते हैं भीतर। इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से इसे बिंद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आपको पता है पाटसी बताया था मैंने, पाटसी काय में आता, पाटसी मतलब बिंद की रियासतें इसी में आती हैं। और बुंदेली और बघेली इस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं। देखो आप जरा खुद देखोगे कि ये क्षेत्र है, देखो यहां पर क्या लग रहा है बुंदेलखंड, और यहां क्या लग रहा है बघेलखंड, ये दोनों के बीच में पड़ गया। बुंदेलखंड की भाषा क्या है बुंदेली, और बघेलखंड क्या है बघेली, बीच क्षेत्र क्या हो गया तो बुंदेली बघेली। रीवा पन्ना की भाषा कौन सी है, मिक्स है, बुंदेली और बघेली। ठीक है, बस अपने ये 2-3 पॉइंट और रह गए। भरहूत का स्तूप कहां पर है, सतना में। स्तूप तो तुम जानते हो ना, स्तूप सांची में हमारे स्तूप है, अशोक ने बनवाया था सांची में स्तूप भगवान बुद्ध के निर्वाण के प्रतीक हैं, है ना। तो भरहूत स्तूप जो कहाँ है, सतना में है। याद रख लेना, ये किसने बनवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। किसने बनवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। चित्रकूट का नाम सुनाइए, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तलक करें रघुबीर। तो चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है ना, भगवान राम यहाँ से वन के लिए गए थे, यहाँ रुके थे, हो ना। मैहर में माँ शारदा का मंदिर है, मैहर में अलाउद्दीन खां संगीत बैंड सरवत वादक, अभी मैंने आपको हिस्ट्री में आपको पढ़ाए थे भारतीय कला संस्कृति, तब मैंने अलाउद्दीन खां की बात की थी। उस्ताद अलाउद्दीन खां सरवत वादक कहाँ पे रहते थे, मैहर में। शारदा माता का मंदिर है, ये पवित्र नगर है, यहाँ पे इस क्षेत्र में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाता है, कल हम पढ़ेंगे क्या, मालवा का पठार।